नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल में। और आज हम लोग जीके जीएस शो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, क्योंकि दिन है बुधवार। ज्योग्राफी से जुड़े हुए 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर देना शुरू करें। आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, उसको बाएं तरफ स्लाइड कीजिएगा तो चैट बॉक्स आ जाएगा। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। अभी हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट को। ये रहा आज का पहला सवाल। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। सैंडविच द्वीप किस द्वीप का प्राचीन नाम है? याद रखिएगा, हवाई द्वीप का। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम क्या था? सैंडविच द्वीप। भी इस सवाल का सही आंसर हो गया। हवाई द्वीप से आपको याद रखना है इसकी राजधानी। क्या कि हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ थी? जाएंगे होनोलुलु। होनोलुलु जो है इसकी राजधानी थी। राही फंडी नाम है होनोलुलु। फिर इसका मुद्रा अगर पूछेगा तो डॉलर है ना। हवाई द्वीप की मुद्रा क्या है? डॉलर। द्वीप की बात चली है तो आपसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है और विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछेगा जाएंगे आप ग्रीनलैंड। का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे छोटा द्वीप पूछेगा क्या बताएंगे? तो याद रखिएगा बिशप बिशप रॉक। बिशप रॉक जो है यह सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, ये इंग्लैंड में है। ये भी याद रखिएगा कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में है। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो गया? ग्रीनलैंड। तो अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्न में भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? इसमें सबसे अधिक निर्यात भारत किसका करता है? इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, में से किसी का नहीं। भारत न तो ग्रेनाइट, न ही कपड़ा, न ही खिलौना, किसी का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है। तो डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। में आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है? याद रखिएगा, विविधताओं का महाद्वीप किस द्वीप को कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। ये इसका सही जवाब हो गया। सभी जानते हैं कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसी को विविधताओं का द्वीप कहा जाता है। अगर पूछेगा कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तब क्या बताएंगे? याद रखिएगा, अंध महाद्वीप हम लोग बोलते हैं अफ्रीका को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मध्य रेखा और उत्तर रेखा गुजरती है। सभी लोग को याद रखना है अफ्रीका महादेश से ये तीनों रेखाएं गुजरती है। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग को याद रखना है। जैसा कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, क्या बताएंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। मकर रेखा किसको बोलते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा सभी लोग, मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। ये तीनों आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि महेंद्रगिरी देश की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी जो है सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट का। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सभी लोग को याद रखना है महेंद्रगिरी जो है वह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूछेगा आपसे कि महेंद्रगिरी किस राज्य में है, तो राज्य का नाम याद रखिएगा, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। स्थित है उड़ीसा में। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है वो भील है। सबसे अधिक कौन सी अनुसूचित जनजाति है? भील है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को बताना है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? सबसे पहले भारत में कोयले की खान जो है रानीगंज में मिली थी। भी इसका सही जवाब होगा। सभी जानते ही होंगे कि रानीगंज कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है रानीगंज? यह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और ये पूछेगा कि कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? क्या बताएंगे? कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है झारखंड का। क्या है? झारखंड का इसमें प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज उद्योग जो है नेपानगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपानगर में। और नेपानगर कहाँ है? तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में स्थित है नेपानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप सभी को बताना है कि भारत में कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो यह है केरल। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग को याद रखना है कि थोरियम उत्पादन में राज्य कौन है? यह है केरल। प्रदेश का नाम पूछे, थोरियम उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? देश में भारत ही प्रथम स्थान पर है। याद रखिएगा, भारत वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर है थोरियम उत्पादन में, जबकि भारत में कौन है? ये जो केरल है ये सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? बिहार के जो गया जिला है उसमें अभ्रक का बहुत बड़ा भंडार है। इसका राइट आंसर होगा। वैसे अगर पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक अभ्रक कहाँ होता है, बिहार में प्रथम स्थान किसका है अभ्रक उत्पादन में? आप बताएंगे नवादा जिला का नवादा जिला का प्रथम स्थान है। लेकिन नवादा यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो गया इसका सही आंसर होगा। नवादा प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान पर है गया। के हिसाब से इसका आंसर गया। तो गया से एक बात याद रखिएगा, यह बिहार का सबसे गर्म जिला है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? बिहार का सबसे गर्म जिला हो गया आपको कौन? गया। अगला क्वेश्चन, इसमें आप सभी को बताना है कि रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? उत्तर का वेनिस रूस के किस शहर को कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग को। याद रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। रूस की राजधानी अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? रूस की राजधानी है मॉस्को। और रूस का मुद्रा अगर पूछेगा तो यह रूबल। मुद्रा कौन है? रूबल। और राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आप सभी से पूछ रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप। याद रखिएगा, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप। और जापान की राजधानी आप सभी जानते हैं कि है टोक्यो। जापान की मुद्रा की बात करें तो क्या है? एन। जापान का मुद्रा है एन और राजधानी है टोक्यो। इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है क्या है? होन्शु द्वीप। है कि जापान की राजधानी टोक्यो एक किस द्वीप पर है? टोक्यो जो है वो क्यूशी द्वीप पर है। क्यूशू द्वीप है ये, टोक्यो जो है यह क्यूशी द्वीप के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसमें पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? केसर उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? ईरान का है। डी इसका सही जवाब होगा। सभी लोग को याद रखना है कि केसर उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? ईरान का। कि भारत में केसर उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का। भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन है? विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? करता है कजाकिस्तान। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, कजाकिस्तान यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है।
कजाकिस्तान के अगर कैपिटल की बात कीजिएगा, कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है? अस्ताना। अस्ताना। याद रखिए, कजाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? अस्ताना। और पूछिए कि मुद्रा, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? टेनगे। टेनगे। टेनगे इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग बताएं, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? याद रखिएगा, अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह है कहाँ? ये चिली में स्थित है। कहाँ स्थित है? चिली में। वैसे अगर पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? यह है सहारा। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछेगा तो क्या बताएंगे? ये है आपको गोबी। गोबी मरुस्थल जो है, जो कि मंगोलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंगोलिया। तो गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और भारत का तो आप सभी जानते होंगे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? बिहार। बिहार कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, क्वेश्चन आसान आसान हो तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि एक दो आसान क्वेश्चन गलती हो जाता है, तो उसी से जो है रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। आसान क्वेश्चन तो बनाना ही है सब, और हार्ड क्वेश्चन भी बनाना है। इसलिए समय समय पर आसान क्वेश्चन का भी रिवीजन करना है। जो को अनुभव है, रिवीजन न करने की वजह से एग्जाम में आसान आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो आसान क्वेश्चन को आसान नहीं मानना है, उसका भी समय समय पर रिवीजन करना है। इसलिए मैं टेस्ट में हर तरह के प्रश्नों को शामिल करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 में आप लोग बताइए, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास है, इसको क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में जो अक्षांशीय घास मैदान है इसको क्या कहते हैं? पंपास। फिर आपसे कि प्रेयरी जो घास मैदान है, ये कहाँ का घास मैदान है? सभी लोगों को याद रखना है, यह उत्तरी अमेरिका का है। कहाँ का? उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान है उसको बोला जाता है प्रेयरी। जैसे कि बेल्ट, बेल्ट कहाँ के घास का मैदान है? ये दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का। ये पंपास दक्षिण अमेरिका का था, तो बेल्ट कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का। स्टेपीज अगर पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? यह मध्य एशिया, मध्य एशिया में यह घास पाया जाता है। साथ ही साथ पूर्वी यूरोप, ये भी याद रखिएगा, पूर्वी यूरोप में भी कौन सा घास मैदान पाया जाता है? यही स्टेपीज। ये सब बड़ा ही महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी का सवाल, सभी लोग इसको याद करते चलेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी चैट बॉक्स में आंसर बताएं। अब है 67 नंबर क्वेश्चन। इससे पूछा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण कब हुआ? ये जो राष्ट्रीय वन नीति है, भारत में पहली बार 1894 ईस्वी में लागू हुई थी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी लोग को याद रखना है। अब इसमें दो बार संशोधन हुआ। पहली बार संशोधन हुआ था 1952 में, दूसरी बार 1988 में। के बाद कोई संशोधन नहीं हुआ है। और 1988 ईस्वी में जो राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन हुआ है, उसमें लक्ष्य पूछेगा आपसे, कितना परसेंट वन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 30%। 33% वन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है आपसे, इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है? लावा मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। मिट्टी को काली मिट्टी को कहा जाता है लावा मिट्टी। ही इस प्रश्न का ये जवाब हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अब पूछेगा आपसे कि सवाल मैं यहाँ से पूछता हूँ, जैसे पूछेगा आपसे कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? आपसे पूछ सकता है कि चाय की खेती के लिए, तंबाकू की खेती के लिए, है ना, उसके अलावा गेहूं चावल की खेती के लिए। ठीक है। ये सब सवाल जो है पूछेगा आपसे। अगर पूछेगा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण। चाय की खेती के लिए अगर पूछेगा क्या बताएंगे? लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तंबाकू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है?
लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में तंबाकू बहुत अधिक होता है। तो गेहूं चावल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जिसे कि हम लोग रेगुर मिट्टी भी, जलोढ़ मिट्टी या रेगुर मिट्टी। इस सब आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मिट्टी की बात चली है तो एक बात आप यहाँ से और याद रख सकते हैं, पूछेगा आपसे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। बात दक्षिणी गोलार्ध की चली है, याद रखिएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यहीं पर उत्तरी गोलार्ध पूछ देता, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तब क्या बताते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। अब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उलट कर भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। ध्यान से सुनिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा, छोटा दिन उस दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में, यही 21 जून को। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? 21 जून को। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तब आप दिमाग लगा के कह दीजिएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को है। उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होगा ये कब होगा? ये होगा 22 दिसंबर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अगर बड़ा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध में वह सबसे छोटा दिन है। उसी तरह से अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, उत्तरी गोलार्ध में वह सबसे छोटा दिन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो और डेट इसमें पूछता है, दिन रात बराबर कब होता है? दिन रात बराबर, पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होता है? इसकी दो तिथि है, एक है 21 मार्च, क्या है? 21 मार्च। दूसरी क्या है? दूसरी है 23 सितंबर, 23 सितंबर या सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। और इस घटना को क्या कहते हैं? जो दिन रात बराबर होना है, क्या कहते हैं? इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स। ये सवाल पूछता है पृथ्वी पर दिन रात बराबर होने की घटना को क्या कहा जाता है। इसके लिए ज्योग्राफिकल टर्म क्या है? इक्विनॉक्स है। डेट क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं। ब्राजील के पठार के पास जो मैदान है इसको कंपोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोस। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी पंपास का चर्चा हम लोग किए थे। पंपास किसको कहते हैं? ये जो दक्षिण अमेरिका में घास मैदान है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। वेल्स भी अभी मैंने आपको बताया है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स कहते हैं। और डाउन्स नहीं बताया था, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को बोलते हैं। है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। अब अगला सवाल लेते हैं। इसमें पूछ रहा है आपसे कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन है। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी जो है वह कारडामम पहाड़ी। पहाड़ी कारडामम पहाड़ी जो है एक कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी है। और इसी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। याद रखिए, कौन सी पहाड़ी कहा जाता है? इलायची पहाड़ी। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ इलायची की खेती बहुत होती है। और साथ ही साथ यह भी पूछ सकता है कि कारडामम पहाड़ी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो एक तो इलायची है, दूसरा चाय। चाय की खेती भी बहुत अधिक होती है। कारडामम पहाड़ी दो चीज़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इलायची और चाय। और कारडामम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी कहते हैं। अब पूछेगा कि कहाँ है कारडामम पहाड़ी, कहाँ है? ये दो राज्यों में फैला हुआ है। एक तो है तमिलनाडु, दूसरा है आपको केरल। तमिलनाडु और केरल में फैली हुई है कौन सी पहाड़ी? कारडामम पहाड़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। पूछा जा रहा है कि राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतरी जो है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। तांबा का संकेत जानते हैं कि Cu होता है। परमाणु संख्या इसका कितना होता है? 29 होता है। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? आपको याद रखना है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में ही होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। और यही सवाल पूछ दे कि चीनी का कटोरा विश्व में किसे कहा जाता है? भारत में तो उत्तर प्रदेश को बुलाया जाता है। विश्व में पूछेगा कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे आप? तो आप बताएंगे क्यूबा। क्यूबा जो एक देश है, इसी क्यूबा को कहा जाता है विश्व में चीनी का कटोरा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा, चावल का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। कहा जाता है आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण सवाल है, आपको रखना है। दो क्वेश्चन और बच गया। इसमें पूछता है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है स्थित है आपको कृष्णा नदी पर, है ना? नाम में ही है, देखिए नागार्जुन मतलब क्या? नाग प्लस अर्जुन। अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण थे। तो कृष्णा नदी पर आपको ध्यान में रखना है। कृष्णा नदी से पूछेगा कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, निकलती कहाँ से है? याद रखिएगा, कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। कहाँ से? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। तो ध्यान रखना है। पूछेगा कि ये गिरती कहाँ है, यानी इसका मुहाना कहाँ है? आपको याद रखना है कि यह गिरती कहाँ है? यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, है। सारे बात आपको याद रखने हैं यहाँ से। अब आज का आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब टेस्ट आप लगाते हैं, इसमें आप कितना सही हुआ कितना गलती हुआ इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चैट बॉक्स में तो सिर्फ आंसर एक के ये तुमको भी ऐसे करना है, तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करना है। चलिए इसको देखे थे कि भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग सांगपो नदी जो है इसको भारत में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर हो गया। आपसे कि यरलुंग सांगपो नदी जो है इसको भारत में नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। तो ये यरलुंग सांगपो नदी कहाँ नाम है? तो तिब्बत में है, तिब्बत में। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? यही यरलुंग सांगपो नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात चली है, तो कुछ सवाल आपसे पूछ सकता है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है ना? इसका उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वह मानसरोवर झील से होता है, मानसरोवर झील, ठीक है। उसमें भी एक हिमनद है जिसका नाम है सेमायुंग डुंग हिमनद, ठीक है। सेमायुंग डुंग हिमनद, हिमनद से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये सब प्रश्न थे जो आपको याद रखना है। फिर ये भी सवाल पूछता है कि बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जमुना इसको बुलाया जाता है। नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। तो ये थे आज के 25 प्रश्न जो कि ज्योग्राफी से थे। फिर मिलेंगे हम लोग कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।